हेलो एंड वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टैब। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फॉरेस्टर सिलेबस का जो है फॉरेस्टर जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब हम उसको डिकोड कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ पे लिख लिया पूरा साइंस 12th स्टैंडर्ड मतलब 12वीं क्लास की लेवल की साइंस पूछी जाएगी। तो जिसमें हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 11th 12th की तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं। तो मोस्ट प्रॉबली ये जो आपका सिलेबस 32 मार्क्स का है, तो नियर अबाउट पर सब्जेक्ट 11 to 12 मार्क्स पूछे जाएंगे। ओके, क्योंकि ये भी स्पेसिफिक मतलब स्पेशली इन्होंने वहाँ पे स्ट्रेस दे के बोला है कि ईच सब्जेक्ट कैरी इक्वल वेटेज। ठीक है ना, इक्वल मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के इक्वल मार्क्स होंगे, मतलब 11 to 12 मार्क्स आप एज्यूम करके चल सकते हो। ओके, ठीक है। तो अगर 11 to 12 मार्क्स है तो किस हद तक हमने पढ़ना है ना, क्या क्या चीज़ें रिलेवेंट है हमारे लिए। ठीक है, मैं जो आज की वीडियो में मैं फिजिक्स को पूरा डिकोड करूंगा यहाँ पे, फिजिक्स को। एंड इन कमिंग वीडियोस मैं 1 से 2 वीडियो को, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में भी बता सकता था ये मगर वो जल्दी हो जाता है, ताकि आपको एक जस्टिफिकेशन मिले। मैं अगर कोई टॉपिक स्ट्रेस दे के बताऊंगा ये टॉपिक आपने पढ़ना है, अगर वो पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है उसका थोड़ा मैं आपके साथ रीज़न भी शेयर करूंगा। और जिस टॉपिक को अगर हम इम्पोर्टेंस कम दे के चलेंगे, क्यों, उसके पीछे रीज़न क्या होगा कि वाई वी आर नॉट गोइंग टू मतलब स्ट्रेस ऑन दिस पोर्शन। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर फिजिक्स का सिलेबस जो देखा जाएगा, मैंने ये सिलेबस बोर्ड का उठाया हुआ है। ठीक है, जिसमें क्लास 11th का और क्लास 12th का दोनों का कोर्स स्ट्रक्चर यहाँ पे है फिजिक्स का। अगर आप चैप्टर्स की बात करोगे तो यहाँ पे चैप्टर्स आपका यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट आता है। इसके साथ ही इसमें यूनिट 1 के अंदर चैप्टर 1, तो ये चैप्टर 1 भी है और यूनिट 1 के अंदर ये 2 चैप्टर्स आते हैं। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका चैप्टर आ गया। मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। पहले वाले में से सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एक थ्योरी टाइप है फिजिक्स का, दूसरे फील्ड के साथ कैसे रिलेट करते हैं, फिजिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और वेरियस फोर्सेस जो फिजिक्स के हैं, जैसे न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके बारे में थोड़ा है, उनकी वैल्यूज़ है और उनका कंपैरिजन है। यही चीज़ें उसमें पढ़नी है। किस वाले चैप्टर में? पहले वाले चैप्टर में। मैंने आपको बोला एक तो थोड़ा सा फिजिक्स का डेफिनेशन है वहाँ पे, और दूसरा आपके पास वेरियस फोर्सेस जो हैं उनके बारे में आपने पढ़ना है और उनका ऑर्डर याद रखना है। क्या करना है? ऑर्डर याद है। बस यही एक चीज़ इस वाले चैप्टर में हमने पढ़नी है, पहले वाले चैप्टर में। ओके, तो ये सारे चैप्टर्स के नाम है, जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट आ गया, काइनेमेटिक में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्लेन आ गया, लॉज ऑफ मोशन आ गया, वर्क एनर्जी पावर आया, आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन आया, ग्रेविटेशन आया। ओके, उसके बाद आपका अगर नेक्स्ट यूनिट ये वाला प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, यहाँ सॉलिड है, और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। ओके, उसके बाद अगर बात करोगे थर्मोडाइनमिक्स एक चैप्टर आता है आपका 12th चैप्टर, फिर काइनेटिक थ्योरी आती है, ऑसिलेशन इन वेव्स आता है। अब इनमें से कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कहाँ क्या करें। ये पूरा डिटेल सिलेबस है हमारे पास, क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, देखिए अब मैंने आपको बोल दिया पहले वाले चैप्टर में आप तो एक फिजिक्स की डेफिनेशन देखोगे। ठीक है, ओके, थोड़ी सी हिस्ट्री है इसके बारे में लिखा हुआ है वहाँ पे, और दूसरी चीज़ ये है टाइप्स ऑफ फोर्सेस है। कौन कौन से? मैग्नेटिक फोर्स है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, और इनकी वैल्यू और कंपैरिजन आपस में, ऑर्डर, बस यही पढ़ना है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से। ओके, बात करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन का। इसकी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो भी मिलेगी, 2 पार्ट्स में मैंने इसको कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं, नियर अबाउट 50 to 55 क्वेश्चंस विद कंसेप्ट मैंने ये करवाई हैं, विद कंसेप्ट, ठीक है ना, विद कंसेप्ट करवाई हैं जहाँ पे मुझे नीड लगा। ओके, अब देखो नीड ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे एक टॉपिक है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिस्टम ऑफ यूनिट आपने याद रखना, 3 सिस्टम है, आपका MKS है, आपका CGS है, और आपका FPS सिस्टम है, ठीक है, ये नाम याद रखने हैं। MKS का मतलब क्या है, CGS का मतलब क्या है, FPS क्या है। फिर उसके बाद ये वाला जो नेक्स्ट है SI यूनिट्स, ये वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस फिजिकल क्वांटिटी का क्या यूनिट है। फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स भी इसी में। ये अब एक टॉपिक आ जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें आपको रूल्स याद कर लेने हैं, ठीक है। जब आपको रूल्स पता चल जाएंगे, उस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन, साथ साथ एग्जाम्पल भी दी होगी, ये वाला आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालना, ये मैंने आपको वहाँ पे करवाया हुआ कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। और आपके पास जो मैंने PDF आई थिंक शेयर की है, उसके पहले में ही आपको लिस्ट दी होगी, या आपके पास अगर NCERT बुक्स है, NCERT फिजिक्स की बुक है, या आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। नियर अबाउट 99 फिजिकल क्वांटिटीज़ का लिस्ट एक दिया है, लास्ट बुक 11th की बुक है, पार्ट 1 है कि पार्ट 2 है, आप देख लेना एक बार। या आप लिख भी सकते हो लिस्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद देयर डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी 99 फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें एक तो कुछ जो कांस्टेंट वाले हैं, कांस्टेंट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, उनको याद कर लेना आपने। बाकी रूल भी एक तरीका है कैसे निकालना है, ठीक है। कांस्टेंट में जैसे आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया, ठीक है, आपका प्लैंक्स कांस्टेंट आ गया, आपका विंड्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट आ गया, आपका स्टेफन कांस्टेंट आ गया। उसके बाद हम अगर बात करेंगे, आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आ गया, ठीक है। आपका हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस वगैरह जो है उसकी बात करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये याद रखना। अच्छा, इस टॉपिक में और एक टाइप याद रखनी है आपने, क्या करोगे कि ऐसे कौन से फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा, डायमेंशन फार्मूला सेम हो सकता है। तो आप उस अगर लिस्ट में देखोगे, मुझे लग रहा है नियर अबाउट 9 to 11 फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी आती है, ठीक है, जिनका डायमेंशन फार्मूला आपस में सेम होता है। जैसे मैं अभी बात करूँगा, अगर आप स्ट्रेस देखोगे ना, स्ट्रेस है और प्रेशर है, इनका डायमेंशन फार्मूला सेम है, ओके। जैसे आपका वर्क है और एनर्जी है, इसका डायमेंशन फार्मूला सेम है, ठीक है। इसी तरह से अगर वेलोसिटी देखोगे और स्पीड देखोगे, ठीक है, तो उनका डायमेंशन फार्मूला सेम है। इसी तरह से ये चलो वेलोसिटी एंड स्पीड ये छोटी बात है, लेकिन जैसे स्ट्रेस है, प्रेशर है, और भी चीज़ें हैं, तो 2 टाइप्स के चीज़ें होंगे। एक तो मैंने बोला, एक तो कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला देखोगे, दूसरा ऐसे कौन से फिजिकल क्वांटिटी जिनका डायमेंशन फार्मूला सेम है, और तीसरा टाइप नोट करोगे कि डायमेंशन लेस चीज़ें कौन से हैं। डायमेंशन लेस जो है, जिनका डायमेंशन फार्मूला होगा ही नहीं, वो कौन सी क्वांटिटीज़ है। जैसे मैं बात करूँगा स्ट्रेन की, ये आपका डायमेंशन लेस है गाइज, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बात करूँगा प्लेन एंगल की, ये भी आपका डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल्स ये बताए जिनका कोई डायमेंशन नहीं है। जैसे उसके बाद मैं बात करूँगा रिलेटिव डेंसिटी की, रिलेटिव डेंसिटी, ये आपका डायमेंशन लेस है, समझ आया, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन चीज़ों को पढ़ना है, ओके। चलिए, तो ये थी हमारे इस चैप्टर की बात। अब उसके बाद देखो, ये वाला टॉपिक आ जाता है डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो गाइज, मैं याद रखूंगा, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे,
याद रखना आपने, इसमें 3 चीज़ें होती हैं डायमेंशनल एनालिसिस में। एक तो हम पहला करते हैं कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म, मतलब वन फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी into another form, into another from one system of physical quantity into other system। मतलब जैसे अगर आपका दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, मैं बोलता हूँ इसको करो सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो आपको पता है अब 10 तो है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो पर सेकेंड वैसे ही रहेगा, तो यहाँ बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कितना बना 1000, है ना, 10 × 100 हो गया, तो ये बनेगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड सपोज करो। मतलब या आपकी स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। कैसे करोगे, तो हम क्या करते हैं 1 किलोमीटर पर आवर को जो है हम आगे लिखेंगे 1 × 5/18 मल्टीपल करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। या जैसे आपके पास लिखा है इस पहले वाले टाइप में 1 न्यूटन जो है वो 10⁵ डाइन्स होता है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये याद रखने हैं बस। 1 जूल जो होता है वो 10⁻7 अर्जस होता है, ओके। तो इस तरह से ये चीज़ें हमने पढ़नी है, बस इसमें इतना ही करना है। बाकी इसमें थोड़ा सा जो 2 पार्ट्स और होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस एंड एप्लीकेशन में, उसमें 2 पार्ट्स क्या है। फॉर एग्जांपल आपको पूछा है, एक तो ये है, एक होता है रिलेशन निकालो बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। गाइज इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे वहाँ पे, आप पढ़ने को पढ़ सकते हो, लेकिन मेरा कहने का मकसद है पूरे इस टॉपिक में, एक तो ये है, दूसरा है चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। v = u + at है, अगर देखो ये डायमेंशनली और न्यूमेरिकली करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि देखो अगर पूरी 11th और 12th की फिज़िक्स से आपको 11 क्वेश्चन बनाने हैं तो बड़ी चीज़ें हैं। जैसे मैं अभी अगर इस पे बताऊंगा तो इस पे ये आपका SI यूनिट पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी का लिस्ट मिलेगा आपको 99 है, सबके आपके यूनिट्स पता होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक बार पढ़ दोगे आपको ऑटोमेटिकली मोस्टली आपको 20 से 30 यूनिट्स जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके याद करने पड़ेंगे, बाकी अकॉर्डिंगली निकल जाते हैं, क्लियर। उसके बाद मैंने आपको डायमेंशनल फार्मूले पे बता दिया थोड़ा सा, 3 टाइप्स के कांस्टेंट का, तो मोस्ट प्रॉब्ली या तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा या यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आप लीस्ट स्ट्रेस ले सकते हो, ठीक है, मैंने आपको बता दिया इस टॉपिक में। तो ये था हमारा चैप्टर 2 का, ओके, अच्छी तरह समझ आ रहा है ना। बात करेंगे अब अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैं वीडियो लेक्चर आपका MCQ सीरीज स्टार्ट की है ना मैं आपको गारंटी देता हूँ ये सारे टॉपिक्स आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ थ्रू MCQ, ठीक है। जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में मैं कल आपको बोला कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मकसद क्या, मतलब क्या, एलिमेंट्री कंसेप्ट देना है, डिफरेंशियल। अब देखो मुझे ये बताओ, ये वाला ये जो है एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग द मोशन, ठीक है, ये प्रूव करना है हमने इक्वेशंस को। जैसे v = u + at को प्रूव करना है, s = ut + ½ of at² 1/2 at², इसको प्रूव करना है, v² = u² + 2as वाली इक्वेशन को प्रूव करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, हमें प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ पे, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें इतना प्रूव करेंगे। तो ये वाला जो है, हाँ बेसिक आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें डिफरेंशिएशन के बेसिक कुछ फार्मूले होते हैं, 10 से 12 फार्मूले, वो आपने याद रख लेने हैं बस, ठीक है। तो इक्वेशन से याद रखने। उसके बाद आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको बता दिया वहाँ पे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड के बारे में भी मैंने वहाँ पे आपको बताया हुआ है क्या चाहिए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अच्छा, उसके बाद आपका टाइम एंड पोजीशन ग्राफ्स। हाँ, और एक चीज़ है गाइज, मैं छोटा सा एक वीडियो आज मैं ऐड करूंगा आपको, मैंने बताया है एक लेक्चर आपको इसका मिल चुका है। आज वाले लेक्चर में मैं ग्राफ्स पे थोड़ा स्ट्रेस दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स आपके साथ डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। जो आने वाला लेक्चर होगा MCQ का, उसमें मैं ग्राफ्स वाले क्वेश्चन उठाऊंगा और आपके साथ ग्राफ डिस्कस कर दूंगा। तो अगर इसमें आप यहाँ देखोगे
थोड़ा सा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वगैरह उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये क्वेश्चन इतना ये वाला टॉपिक इतना नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हो गाइस, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली जिस हिसाब से मैं आपको गाइड करूँगा, मैं डिकोड कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, देखो किस जगह से कैसा पढ़ना है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको 3 आवर्स लगेंगे, 3 to 4 आवर्स लगेंगे एक बार अच्छे से पढ़ने को इस चैप्टर में। वंस 4 घंटे रख लो, बस 4 घंटे की डिवोशन है, और 4 घंटे पढ़ो, अपने शॉर्ट नोट बना दो, शॉर्ट नोट्स बना दो, ठीक है। मैं आपको अब इसको थोड़ा सा इजी सिंप्लीफाइड करूंगा, क्या क्या पढ़ना है आपने, मैं बता रहा हूँ। आपको डिस्टेंस के बारे में पढ़ना है गाइज, ठीक है। आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है, ये पढ़ लेना। आप अब स्पीड के बारे में पढ़ना, ठीक है। स्पीड क्या होती है, टाइप्स ऑफ स्पीड क्या है, जैसे 3-4 टाइप्स के मैंने लेक्चर में भी बताई हुई है वहाँ पे। उसके बाद आप क्या करोगे, ये इक्वेशंस याद रख लोगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन है। उसके बाद s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये याद रख लेनी है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली इक्वेशन याद रख लेनी है गाइस, ठीक है। इतना याद कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा ग्राफ्स जो मैं आज के कमिंग लेक्चर में बताऊंगा, तो आज क्योंकि मैं अभी सिलेबस डिकोड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ग्राफ्स जो है वो आप आराम से कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स याद कर लोगे, तो इसके साथ ही आपका चैप्टर ऑलमोस्ट हो जाता है। अब देखो, इसमें जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, तो आप कम से कम 5 न्यूमेरिकल डेली ट्राई करोगे, न्यूमेरिकल, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, या आपके पास जो भी सोर्स है आप पढ़ सकते हो। 5 न्यूमेरिकल जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ऐसे करोगे, ठीक है। तो आप ये जब 4-5 दिन ऐसा करोगे ना, आपको इसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशंस हैं हमारी, उस पे मास्टरी आ जाएगी, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें फ्री फॉल का गाइस, वो भी मैं कमिंग लेक्चर में आपको बता दूंगा। जहाँ पे मुझे लगता है ना स्ट्रेस देने की ज़रूरत है, वो वाले में चीज़ें आपको बता दूंगा। और रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो बस इतना से पढ़ना है। 4-5 घंटे का मतलब 3-4 घंटे का डिवोशन है आपको। 3-4 घंटे एक बार चैप्टर को पढ़ो, और एक ही बार पढ़ो, शॉर्ट नोट्स बना दो। उसके बाद उस टाइप के क्वेश्चन करो। फिर कहीं दिक्कत आती है, कोई एमसीक्यू, किसी एमसीक्यू में दिक्कत आती है, फिर देखो क्या मैंने ये चीज़ पढ़ी है या कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं है, ठीक है। आपको ज़्यादा डीप भी नहीं जाना है यहाँ पे। हार्डली एक क्वेश्चन अगर बनेगा भी एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन की, एक चैप्टर की चांस, किसी चैप्टर से क्वेश्चन भी नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते हैं ना, ओके। चलिए, अब नेक्स्ट हमारे पास है अगर मोशन प्लेन का, तो देखो गाइस, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया यहाँ पे, ठीक है। आप सिंपल याद रखोगे, यहाँ पे देखो मैं आपको बोला इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर याद रखना है। क्रॉस प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, सब। यूनिट वेक्टर क्या है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर देखो, ये जो मैंने आपको ऊपर बोला ना, क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट, स्केलर का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। तो ये मैं आपको बता भी दूंगा, क्लियर। उसके बाद आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप देखोगे, और प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे ना गाइस, ठीक है, उसमें कुछ 4 से 5 फार्मूले हैं, बस वो याद रखने हैं, ठीक है। अब कहने का मकसद यहाँ पे कैसे पढ़ना है, इसमें आपने एक तो वेक्टर्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या क्या हैं, सब टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, ओके। वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह जो भी है। फिर तीसरा टॉपिक आपका आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें आपका एक तो डॉट प्रोडक्ट आ गया और दूसरा आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ये 2 चीज़ें होगी। उसके बाद आप पढ़ोगे गाइज, हाँ उसके बाद आपका, हाँ बस हो गया, ठीक है। उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर में यहाँ पे अगर देखोगे ना, एडिशन ऑफ वेक्टर में जो होता है, 2 रूल्स होते हैं हमारे पास। एक होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। तो ये वाले 2 थोड़े से पढ़ लेने हैं एक बार। तो हार्डली अगर देखोगे गाइज, इसमें भी आपको 3 से 4 घंटे एक दिन पढ़ना है, ठीक है। आप टारगेट्स बनाओ और टारगेट्स बना के पढ़ो, ठीक है। ये नहीं है बस पढ़ते रहना है, एक चैप्टर को एक चैप्टर में पीएचडी कर लेनी है, उस तरह से आपने पढ़ाई। तो मैंने आपको बोला कोई हमने
PhD नहीं करनी है सब्जेक्ट में, बस ये टॉपिक्स बता रहा हूँ, इनको अच्छे से पढ़ो। ओके बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की। अच्छा, प्रोजेक्टाइल की बात आ गई ना यहाँ पे। हाँ, अभी मैं इसको सर्कुलर मोशन में और प्रोजेक्टाइल मोशन में, सर्कुलर मोशन में थोड़ा पढ़ोगे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन किस किस में, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में आपका रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे हाँ, उसके बाद आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स देखोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। और बैंकिंग ऑफ रोड है गाइस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, ठीक है। इसके कुछ फार्मूले हैं कि आप एक टर्न जो है, किस स्पीड से एक गाड़ी को टर्न करना है, ठीक है, ताकि गाड़ी स्किड न हो, तो वो वेलोसिटी का एक फार्मूला है, ठीक है ना। और कुछ फ्रिक्शन का फार्मूला, कितनी फ्रिक्शनल फोर्स होनी चाहिए, वट जो भी है, क्लियर। तो ये बैंकिंग ऑफ रोड है और बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, बस ये टॉपिक्स है। अगर मुझे कोई बताएगा, हार्डली गाइज आपको 1 आवर लगेगा इसको कंप्लीट करने में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या पढ़ना है। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ना है कि प्रोजेक्टाइल क्या होती है, कितने टाइप्स की प्रोजेक्टाइल है। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल है हमारे पास, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल है, ओके। और उसकी कुछ कंडीशंस है प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। कंडीशन ये है कि सबसे पहले इसके पास इनिशियल वेलोसिटी होना चाहिए, एयर रेजिस्टेंस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ग्रेविटी का इफेक्ट जो होता है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट में, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होता है उस पे 0 होता है। बस ये चीज़ें याद रखनी, ये 4 कंडीशन है, मैंने आपको बता भी दी, ओके। फिर इस प्रोजेक्टाइल के अंदर हम पढ़ते हैं, इस तरह से ये प्रोजेक्टाइल बनती है, ओके। यहाँ से अगर आप देखोगे गाइज, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस हो जाता है हॉरिजेंटल रेंज कहते हैं इसको, आर से डिनोट करेंगे, हॉरिजेंटल रेंज बोलते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ से जो यहाँ तक टाइम लगा उसको लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। और ये वाला जो डिस्टेंस होता है एच मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम हाइट, ओके। तो 1 2 3 फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। जैसे हॉरिजेंटल रेंज है, कभी कभार पूछ लेते हैं कब मैक्सिमम होता है, जब आपका थीटा जो होगा 45 डिग्री होगा। तो ये चीज़ें आप खुद पढ़ दोगे, ठीक है। इस तरह से पढ़ना है। प्रोजेक्टाइल हो गया आपका खत्म, प्रोजेक्टाइल को इस तरह से आपने पढ़ना है, ओके। अब बात करेंगे अगर लॉज ऑफ मोशन की। देखिए, लॉज ऑफ मोशन में आप इनर्शिया का कंसेप्ट देखोगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, या सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। अभी देखो रिसेंटली एक आया था आपके पास, ये उसको क्या कहते हैं, हमारे पास एक एसएसबी का एक क्वेश्चन भी है, जो JKSSB ने आई थिंक फाइनेंस SI फाइनेंस का जो पेपर करवाया था, उसमें पूछा था न्यूटन्स थर्ड लॉ की एप्लीकेशन क्या है, या न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से क्या होता है। ऑप्शन देखना, एंगुलर मोमेंटम होता है, वहाँ पे फोर्स होता है, एग्जैक्टली क्या कांस्टेंट रहता है, तो ये चीज़ आप देखनी है, क्लियर। देखो अप्लाइड पूछते हैं, ये याद रखना। जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना गाइस, तो इसमें एक ही रिलेशन हमारे पास F = मास × एक्सेलरेशन, एक फार्मूला निकलता है यहाँ से, ओके। और इसको रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। बस ऐसे ऐसे पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं गाइस, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ओके, ठीक। और इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है, ओके। ये क्लियर हो गया आपका। थर्ड लॉ आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है कि आपका इनिशियल मोमेंटम = फाइनल मोमेंटम, या टोटल मोमेंटम जो होता है, टोटल मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहता है, ओके। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, जैसे रिकॉइलिंग ऑफ गन आ जाएगा गाइस, रिकॉइलिंग ऑफ गन आप पढ़ोगे इसमें, ठीक है ना। रिकॉइलिंग ऑफ गन में क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन = मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। ये एक फार्मूला आपने याद रखने है यहाँ पे, इस तरह से। ये जो नेगेटिव साइन होता है यहाँ पे, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि ये जो गन होती है, अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी गन बनाऊंगा, ठीक है, ये जो गन है जब बुलेट फायर करेंगे ना, बुलेट आगे जाएगा v वेलोसिटी से, तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, यही नेगेटिव सिंबल का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया।
उसके बाद नीचे अगर देखेंगे इक्विलिब्रियम और कंकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन की टाइप्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया, ये मैंने कहा फ्रिक्शन है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, रोलिंग क्या है, फ्रिक्शन क्या होता है, लुब्रिकेशन क्या है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है इसके बारे में, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो मैंने अभी अभी कर बोला आपका, ये देखो ये डायनेमिक है, डायनेमिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक ऐसा आपको सर्कल दिया है गाइस, इसमें याद रखना है, सीधा फैक्ट कर लेने हैं याद। इस तरह से डायग्राम होगी, तो आपको ए पॉइंट है यहाँ पे, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। दो चीज़ें पूछते हैं, एक तो टेंशन पूछते हैं और दूसरा आपको वेलोसिटी पूछते हैं, हर पॉइंट पे क्या है, किस जगह मैक्सिमम है, किस जगह क्या है। तो सीधा आपने ये रट लेने हैं फार्मूले। क्लियर? ये ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया कि व्हीकल ऑन ए बैंक रोड वगैरह क्या है, एग्जाम्पल सेंट्रीपिटल फोर्स का ऊपर बता दिया। ओके, उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर में अगर देखोगे गाइज, आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी जो है वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, मतलब वर्क का डेफिनेशन पढ़ना है, वर्क क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम जैसे लिखा है, सिंपल याद रखना। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, ये बोलती है कि जो वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो एक एक वर्ड, एक एक लाइन, इस तरह से एक स्मार्टली आपने पढ़ने की ज़रूरत है। कहीं भी आपको दिया है एक बॉडी की वेलोसिटी यू है, समझो 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। फिर क्या होता है भाई, ऐसा बताएंगे कुछ वक्त के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। समझ आ रही है? बॉडी का मास जो है वो 5 kg है, तो वर्क डन निकालो। अब कंफ्यूज हो जाएगा बंदा, यार वर्क डन का तो फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। लेकिन जिस बच्चे को ये भी पता होगा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आप आराम से लिखोगे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। डेल्टा का मतलब होता है चेंज गाइस, तो मैं लिखूंगा 1/2 m वी स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो ये मैंने फार्मूला लिखा, 1/2 दोनों में कॉमन है क्योंकि मास दोनों का 5 kg वही बॉडी है पहले, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इस तरह से हमने फार्मूला निकाला, 1/2 इंटू 5 इंटू क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 2, मतलब वट एवर जो है कैलकुलेशन। मेरा मकसद समझाने का ये था कि इस तरह से हम वर्क डन निकाल सकते हैं, तो उसी को कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम गाइस, ओके। उसके बाद आपका नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इस तरह का ग्राफ ऐसे होगा गाइस, ठीक है। ये ग्राफ्स इस तरह के दिखाए होंगे, कुछ ऐसे ग्राफ दिखाते हैं, ठीक है। इस तरह के ग्राफ होते हैं, इसमें बताया होता कौन सा काइनेटिक एनर्जी है, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सा टोटल एनर्जी है। जैसे ये वाली लाइन जो डार्क थोड़ी मैं बना रहा हूँ, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ होता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे अगर देखोगे ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला ग्राफ जो है, ये वाला ऐसे, ये वाला ग्राफ, ये वाला, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का है। और ये वाला जो होता है, ये ऐसे जो बन रहा है यहाँ पे, ये काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इस तरह से आप, ये आपको ऑसिलेशन एंड वेव्स में भी इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नोशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग किस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं गाइस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स जो है 3 टाइप्स की होती है। इलास्टिक, देखो क्या फ़र्क है अगर इलास्टिक कोलिजन की बात करोगे, उसमें गाइज आपका काइनेटिक एनर्जी, आपका मोमेंटम और आपका टोटल एनर्जी वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इनइलास्टिक में क्या हो जाता है, आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, बाकी मोमेंटम और टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, ओके। क्योंकि इनइलास्टिक में क्या होता है, कुछ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी साउंड और हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें क्लियर भी करवा दूंगा साथ साथ, तो बहुत ऐसा नहीं है। देखो अगर आप गंभीरता से इस सिलेबस को लेना चाहोगे तो तब तो डर जाओगे, ठीक है। अगर नहीं ना, तो स्पेसिफिक अगर पढ़ना चाहोगे, टू द पॉइंट चीज़ें करना चाहोगे, बस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है गाइस, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, बस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। हर चैप्टर को आप, मेरी बात मानो, हर चैप्टर को 3 से 4 घंटे ही रखो,
3 से 4 घंटे के अंदर स्मार्टली पढ़ो और उसके शॉर्ट नोट साथ में बना दो। जिस तरह से मैंने आपको एक बार, आप 10 बार इस वीडियो को देखो, कोई टेंशन नहीं है। एक चैप्टर का देखा, स्टॉप किया, आपने वो इसी तरह से उस चैप्टर पे गए, अकॉर्डिंगली एक्ट किया, उस टॉपिक को वैसे पढ़ा। आप पढ़ के तो देखो, उसके बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। अगर देखो यही सिलेबस हमें नीट के लिए भी होता है, अब उसके लिए पढ़ने का तरीका अलग है। उसमें हम लेवल 1 के क्वेश्चन करते हैं, फिर लेवल 2 जाते हैं, फिर एडवांस लेवल क्वेश्चन करने होते हैं हमारे पास, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर ये वाला चैप्टर है, जैसे मुझे लगता है छोटी छोटी डेफिनेशन हर जगह याद रखनी है, लेकिन इसमें एक टॉपिक होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज। जैसे स्फेयर का क्या है, डायमीटर के थ्रो क्या होगा, टेंजेंशियली क्या होगा, वो चीज़ें अगर, हाँ ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक लिस्ट दे दूंगा मैं आपको जब ये चैप्टर में पढ़ाऊंगा, और मैं बताऊंगा भी वहाँ पे। ये वाला पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। बाकी हर एक चीज़ के बारे में आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, टॉर्क की डेफिनेशन क्या है। जैसे मैं टॉर्क बोलूँगा, मैंने आपको बोला टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस तरह से फार्मूले पता होने चाहिए। अब मुझे कोई, देखो अगर सपोज करो मुझे कोई यूनिट इसका पूछता है, मैं आराम से निकालूंगा, इसका न्यूटन मीटर यूनिट हो गया। क्यों? फोर्स का न्यूटन होता है और डिस्टेंस का मीटर होता है। अब मुझे इधर से ही कोई डायमेंशन फार्मूला इसका पूछता है, क्या डायमेंशन फार्मूला है, तो मैं निकालूंगा सबसे पहले MLT-2 लिखूंगा न्यूटन का, और आगे L कर दूंगा मीटर का। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ML2T-2 हो गया मेरे पास डायमेंशन फार्मूला। भाई देखो, मैं मकसद हो किस तरह से हमने टॉपिक को स्मार्टली पढ़ना है। मैंने टॉर्क उठाया, टॉर्क की डेफिनेशन लिखी, उसकी डेरिवेशन लिख ली, लिखा उसका यूनिट क्या है, फिर लिखा उसका डायमेंशन फार्मूला क्या है। और तीसरा एक पॉइंट ये है कि टॉर्क वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी, मुझे पता है यार टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। बस गाइस इतना ही पढ़ना है, हो गया खत्म टॉर्क। समझ आ रही है ना? इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी करना। क्लियर? इस तरह से आपने करना है। एंगुलर मोमेंटम आ गया, ठीक है। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं, P क्रॉस R आ जाएगा, ठीक है। P क्या है, लीनियर मोमेंटम है, R क्या है, डिस्टेंस है। अब इसका आपको यूनिट कोई पूछे, देखो लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, kg, ठीक है ना। लीनियर मोमेंटम खुद होता है मास इनटू वेलोसिटी के बराबर, तो ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड। आपने लिखा kg मीटर पर सेकंड, लेकिन मल्टीप्लाई बाय आगे क्या, r डिस्टेंस है, मीटर, मीटर से किया, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बनेगा। तो क्या फार्मूला बन गया, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, ये बन गया इसका यूनिट। अब इसी तरह इसका डायमेंशन फार्मूला निकालो, और क्या वेक्टर है, स्केलर है, तो हो गया याद। इस तरह से पढ़ना है, थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़नी है इसकी। तो इस तरह से हमने इसको डिकोड कर लिया है। बाकी अच्छा, यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। मतलब मुझे इस चैप्टर से यही इंपॉर्टेंट लगता है गाइज, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, ठीक है। थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम ये वाला पोर्शन थोड़ा पढ़ लेना आप अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आपका इक्विलिब्रियम, रिजिड बॉडी, रोटेशनल इक्वेशन वगैरह, इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक का यही है, और रेडियस ऑफ गायरेशन थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। और इसके दो आपके ये है हमारे पास लिखा है वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ, वही है ना ये वाला जो है, वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। सिर्फ आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I = mr स्क्वायर है, सपोज ये है ना, ठीक है। एक रॉड का ले लूँगा, आई थिंक ML²/12 होता है, आई थिंक यही होता है कुछ, ठीक है। तो इस तरह से एक रॉड है जिसकी लेंथ L लेंथ है, ओके। तो इस तरह से आपने डायरेक्ट चीज़ों के याद रखने हैं। ये एक लिस्ट होगी आपकी बुक पे भी, और जब मैं पढ़ाऊंगा मैं भी एक आपको स्टडी मटेरियल इसका प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? बस इसको ये पढ़ना है। बात करेंगे ग्रेविटेशन की गाइस। तो ग्रेविटेशन में आपका कैपलर प्लेनेटरी लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉ दिए हैं कैपलर ने, याद रखना है। लॉ ऑफ ऑर्बिट दिया है, पहला लॉ इसका लॉ ऑफ ऑर्बिट है। इसने बोला एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिट इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, ठीक है। दूसरा इसने दिया है लॉ ऑफ एरिया, दूसरा क्या दिया है, लॉ ऑफ एरिया है। इसका डेफिनेशन है कि द एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब द एरिया स्वेप्ट बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल इज इक्वल, ठीक है ना। उसके बाद आपका दिया है लॉ ऑफ पीरियड दिया है। इसका मतलब ये टी स्क्वायर होता है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। याद रखना, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सेमी मेजर एक्सिस,
उसमें एक माइनर एक्सिस भी होती है। क्या होता है देखो मैं आपको बताऊंगा। ये एक सन है, ये समझो सन है आपका, ठीक है। अब ये यहाँ पे कोई चीज़ है, ये वाला इसका माइनर मतलब एक वाला एक्सिस बड़ा ले लो, ये अगर मेजर एक्सिस है और ये छोटा थोड़ा सा इधर बना लेंगे इसको, तो ये माइनर एक्सिस आ जाएगा। ओके, तो ये अगर यहाँ से यहाँ आर है तो टी स्क्वायर जो होगा वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। इससे एक रिलेशन बनेगा T1/T2 का स्क्वायर जो होगा इज इक्वल टू R1/R2 का क्यूब होगा। इस तरह से क्वेश्चंस कंपैरिजन में पूछ लेते हैं। हो गया ये टॉपिक। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर आपने पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, क्या है, सीधा लिखो फोर्स इज इक्वल टू J m1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हो गया डेरिवेशन। ये आपका क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 आई थिंक है, ठीक है, 10⁻⁻11। फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो मैंने अभी बोला था ना कि भाई यूनिट्स है होते हैं, ये याद रखना है, इसकी वैल्यू भी ये याद रखनी है आपने, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो आराम से। उसके बाद आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वेरिएशन ड्यू टू हाइट एंड एल्टीट्यूड। देखो ग्रेविटी इज इक्वल टू Jm/r स्क्वायर का फार्मूला होता है ये। फिर ग्रेविटी एट हाइट अगर h निकालना है तो किस तरह, ग्रेविटी ऑन द सरफेस इंटू 1 - 2h/r, ये वाला फार्मूला होता है, इसको याद रखना है। उसके बाद डेप्थ का भी यही ऐसे फार्मूला है हमारे पास। तो कहने का मकसद यहाँ पे है, आपने ये ध्यान रखना है, जो ग्रेविटी होती है चाहे आप अर्थ से ऊपर जाओ या अर्थ के अंदर जाओ, ठीक है, ये चेंज होगी, ये क्या होगी, चेंज होगी। ग्रेविटी चेंज करती है प्लेस टू प्लेस। दूसरा पॉइंट है कि याद रखना है, ग्रेविटी जो मैक्सिमम होती है गाइस वो पोल्स पे होती है। कहाँ होती है, पोल्स पे मैक्सिमम होती है। और कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो अलग अलग वैल्यूज़ है, ये तीनों वैल्यूज़ आप याद रखोगे। ओके, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला आपका टॉपिक हो गया। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एस्केप वेलोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एस्केप वेलोसिटी अगर निकालोगे आई थिंक, और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, बस एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी होता है कि किस वेलोसिटी से हम एक बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, वो अर्थ की ग्रेविटी को छेड़ के खला में चला जाता है और फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी है एक मिनिमम वेलोसिटी, कितना चाहे एक सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसके फार्मूले याद रखने हैं। रिलेशन बिटवीन एस्केप एंड ऑर्बिटल अंडर रूट ऑफ 2 ऑर्बिटल, इस तरह से होता है। एस्केप इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 ऑर्बिटल के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो हो गया ये वाला चैप्टर, किस तरह से हम अप्रोच करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अगर यहाँ पे देखो इलास्टिसिटी क्या है, ठीक है, इसको पढ़ना है अच्छी तरह से। इसमें 3 टाइप की इलास्टिसिटी होती है, यंग्स मॉडुलस होती है, बल्क मॉडुलस होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये एक्चुअली हुक्स लॉ के बेस पे है। हुक्स लॉ पढ़ोगे और वहाँ से एक रिलेशन निकलता है। इसमें ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है। ये एक ग्राफ है इस तरह का गाइस, इसको स्टडी करोगे आप, ठीक है, मैं भी बताऊँगा जब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे 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 ग्राफ होता है। तो इसका एक एक पॉइंट याद रखना है, ए पॉइंट क्या है, बी पॉइंट क्या है, फिर ऐसे एक मिनट ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे ग्राफ है। थोड़ा सा स्ट्रेस ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, फिर ब्रिटिलिटी की तरफ होता है, यहाँ पे टूटता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हुक्स लॉ हो गया, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइस रेशो, हो गया ख़त्म ये टॉपिक। मुझे लगता है 1 घंटे का टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देने की ज़रूरत है। बाकी आपको मुझे लग रहा है 1 to 2 आवर्स के बीच में आप आराम से इस चैप्टर को पढ़ सकते हो। कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बस एक अप्रोच बनाओ, एक ठानो कि किस तरह से पढ़ना क्या है, ठीक है। नहीं तो अगर पढ़ने बैठोगे तो इसी चैप्टर में चाहे 3 दिन भी लग सकते हैं, किसी बंदे को 3 डेज भी लग सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब मैं जैसे आज मैंने ये जर्नल बताया, मैं आपको जिस चैप्टर को स्टार्ट किया करूँगा, वीडियो के पहले ही बता दिया करूँगा कि इस चैप्टर में हमने कौन से टॉपिक पे स्ट्रेस देनी है और किस टॉपिक को कैसे पढ़ना। आज भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन देखो अभी 39 मिनट्स हो चुके हैं वीडियो, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्लली मैं कोशिश करूँगा आज 11th वाला पूरा पार्ट करवा दूंगा, 11th वाला पूरा डिकोड कर दूंगा कि किस तरह से हमने चीज़ों को पढ़ना है। ओके, देन इन द नेक्स्ट मैं 12th बता दूंगा। 4-5 वीडियोस में छोटे छोटे, ये आपको एक बार देखने की ज़रूरत है, या अपने पास रख लोगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप देख सकते हो इन चीज़ों को। क्लियर?
ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में देखोगे गाइस, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम है, पास्कल्स लॉ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है और इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होता है, स्टोक्स लॉ क्या है, छोटी छोटी डेफिनेशन है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट फ्लो क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे है ना, बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, बस आपने बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट याद रखनी, इसका डेरिवेशन याद रखना है लास्ट पे, और एप्लीकेशन के नाम याद रखने हैं, कोई अंदर जाने की डीप ज़रूरत नहीं है। जैसे बर्नौलीज थ्योरम का कौन सा है, ये वाली एप्लीकेशन का नाम दे दिया, ये एप्लीकेशन का नाम दे दिया, 3-4 एप्लीकेशंस हैं इसकी, वो नाम याद रखने हैं कि ये, अब कभी दे देंगे नाम, वो बोलेंगे किस प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। तो आई थिंक कुछ आए भी थे कभी ये क्वेश्चंस, में दिखाऊंगा भी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको सीधा नाम याद रखना है इसका, ओके। उसके बाद आपका सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन है, थोड़ा एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्पेसिफिक है, जैसे गिलास और वाटर का, ठीक है, वाटर और अल्कोहल का या किसी भी चीज़ का क्या एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, फिक्स याद रखने हैं आपने, ठीक है। बस इसमें ये याद रखना है एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स का रोल होता है, कांटेक्ट आ गया, एक्सेस प्रेशर आ गया, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन आइडिया टू ड्रॉप्स, ठीक है, बबल एंड कैपिलरी राइज। अब देखो यहाँ पे ये जो बबल वाला केस है, इसमें याद रखना है, एक हमारे पास ये अगर एक ड्रॉप है, ड्रॉप वाला देखना, आइडिया टू ड्रॉप, एक ड्रॉप है, ये ड्रॉप क्या करता है, छोटे छोटे ड्रॉप्स में टूट जाता है। सपोज करो एन ड्रॉप्स में टूट गया, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है, ओके, इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, बड़े वाले ड्रॉप का, तो हमसे पूछेंगे ये छोटे वाले जो ड्रॉप्स है इनका रेडियस क्या होगा। तो गाइस एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे ये जब बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप में टूटेगा ना, तो इनका वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप जो था इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर एन, वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉलर ड्रॉप्स के बराबर होगा। मतलब यहाँ पे ये क्या है, स्फीयर का शेप है, तो आप लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है ना, n इंटू फिर 4/3, ये छोटे छोटे ड्रॉप्स तो है लेकिन ये भी स्फीयर शेप के, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ओके। अब देखो 4/3 कटा, 4/3 कटा, पाई कटा, पाई कटा, तो आपके पास एक रिलेशन बन गया, आर क्यूब इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ स्मॉल आर क्यूब। बस ये याद रखना है फार्मूला। अब जब क्वेश्चन आएगा हमारे पास, तो आपने क्या करना है, ये कभी आपको बिगर ड्रॉप का रेडियस पूछेंगे, कभी आपको स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस पूछेंगे, या ऐसा भी पूछ सकता है कि बिगर ड्रॉप का रेडियस ये है, एक स्मॉलर ड्रॉप का रेडियस ये बना, बताओ कितने ड्रॉप्स में टूटा होगा, ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स पूछेंगे। तो इस तरह से पढ़ना है। देखो किस तरह से हमने चीज़, अच्छा कैपिलरी राइज का एक फार्मूला है जिसको एसेंट फार्मूला कहते हैं, एसेंट फार्मूला, ठीक है। तो वहाँ पे आई थिंक हाइट का फार्मूला है कुछ ऐसे, तो उसको हमने कर लेना है कंप्लीट, ओके। तो इसके साथ ही आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़ आ जाता है। गाइस थर्मल प्रॉपर्टीज़ में जो इंपॉर्टेंट लगता है, जैसे मैंने अभी ऊपर बोला ना, ये देखो विंड्स डिस्प्लेसमेंट ला आ गया, स्टेफेंस कांस्टेंट आ गया, इनका डायमेंशनल फार्मूला और इनकी वैल्यू याद रखनी है, वैल्यू याद रखनी है, कभी पूछ सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, इसका डायमेंशन फार्मूला, जैसे हीट ट्रांसफर के कितने तरीके हैं, कंडक्शन से होता है गाइस, कन्वेक्शन से होता है, रेडिएशन, तीनों को पढ़ लेना है। और कौन सा प्रोसेस, जैसे अभी मैं बोलूँगा एक रॉड रखी है मैंने, ये एक मेरे पास कैंडल है, ठीक है ना, मेरे पास एक कैंडल है, ये फ्लेम है, अब मेरा ये रॉड इसके टच में है, ओके। तो ये रॉड आस्ता आस्ता गर्म हो रहा है, मैंने हाथ से पकड़ा हुआ, तो मुझे भी यहाँ पे हॉट फील होता है थोड़ी देर के बाद, तो मैं बोलूँगा कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो जब फिजिकल कांटेक्ट है पूरा डायरेक्ट सोर्स के साथ, तो आपका कंडक्शन है, ठीक है। पानी जैसे गर्म होता है गाइस, ठीक है, अभी पानी गर्म हो रहा है, तो पानी क्या हो रहा है, अब देखो कभी पानी अगर गर्म होते हुए देखा होगा, तो ड्रॉप्स एक साइड से राइज करते हैं, दूसरे साइड से नीचे आते हैं, तो कौन सा प्रोसेस है, कन्वेक्शन प्रोसेस है। इसी तरह रेडिएशन प्रोसेस, जैसे सोलर एनर्जी हमें थ्रू रेडिएशन प्रोसेस मिल रही है, ओके। तो इस तरह से हमने इस चीज़ों को पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, थर्मल एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैसेस, ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाना, डेफिनेशन याद रख लेनी है, फार्मूला याद करना है। सीपी और सीवी कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट है, सीपी आई थिंक सीवी माइनस सीपी होता है, क्या होता है, कुछ ऐसे फार्मूला है, सीवी माइनस सीपी माइनस सीवी, सीवी माइनस सीपी है इज इक्वल टू आर के बराबर है, ये वाला देख लेना गाइस, सीपी माइनस सीवी है क्या है, ठीक है,
मुझे अभी थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन आ गया कि क्या है। तो एक रिलेशन है, मतलब सीपी और सीवी के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, कभी भूल भी जाते हैं कंसेप्ट, ठीक है। और आज मुझे तबीयत भी ठीक नहीं थी थोड़ा बहुत, लेकिन मैंने सोचा बच्चों से मैंने एक वर्ड किया है कि मैं आपको बताऊंगा पूरा डिकोड करके इस चीज़ को। तो गाइज अब थर्मोडाइनमिक्स की बात आ गई। याद रखना है थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, हीट क्या है, वर्क क्या है, इंटरनल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डेफिनेशन क्या है, बस डेफिनेशन नहीं। अब देखो यहाँ पे आप अगर पढ़ोगे प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस याद रखना है भाई, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है। एडाइबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, नो हीट होता है, मतलब हीट ट्रांसफर। रिवर्सिबल प्रोसेस में इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन सेम होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने पढ़ना है। उसके बाद साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें इनिशियल कंडीशंस जो होती है कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती है, ठीक है। और उसके अगर ज़्यादा थोड़ा डीप जाना चाहते हो तो वर्क डन वाला फार्मूला याद रखना है। रिवर्स आइसोथर्मल का वर्क डन फार्मूला क्या है, एडाइबेटिक का क्या है, इतना मतलब डीप नहीं जाएंगे और न इस लेवल का क्वेश्चन पूछेंगे आपको, क्लियर। लेकिन फिर भी अगर, लेकिन छोटे छोटे टर्म्स पता होने चाहिए सब प्रोसेस के बारे में, मतलब ओवरऑल नॉलेज आपके पास पता होना चाहिए कंसेप्ट, ठीक है। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है गाइज, इक्वेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ परफेक्ट गैसेस, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो याद रखने। एजम्पशन जैसे है ना, एजम्पशन पे ध्यान रखना है, बहुत अच्छा। फिर आपका आरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। डायटॉमिक के लिए क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्राइटॉमिक के लिए क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो याद रखना है पूरा। स्टेटमेंट्स ओनली लिखा है ना, मतलब ये देखो ये बोर्ड में भी पूछा जाता है। एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कंसेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ, एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो मुझे नहीं लग रहा है इससे कोई चीज़ इतना आएगा, तो एक बार सुपरफिशियली आप टॉपिक को पढ़ सकते हो, क्लियर। उसके बाद बात करेंगे ऑसिलेशन वेव्स, इंपॉर्टेंट हो जाता है चाहे कोई भी एग्जाम है। तो गाइज इसमें जैसे पीरियडिक मोशन है, इस चैप्टर को ये स्टार डाल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, इससे इसको अच्छे से पढ़ना है आपने, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। एसएचएम का कंसेप्ट पूछ लेंगे आपको, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जैसे अभी मैंने ऊपर ग्राफ वो बनाया था, इस तरह का बनाया था ना, ये इस तरह का ग्राफ बनाया था, ऐसे एक शो किया था ग्राफ, तो ये वाला कंसेप्ट आ जाता है वहाँ पे, ओके। डेरिवेशन और टाइम पीरियड, हमें कोई एक्सप्रेशन करनी है, सीधा फार्मूला याद रखना है। वेव्स में याद रखना है, ट्रांसवर्सल वेव क्या होती है गाइस, लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिटेल में पढ़ना है आपको। इस वाले चैप्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ डिटेल पढ़ना है थोड़ा सा आपने, ठीक है। वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को, स्ट्रिंग, ऑर्गेनोपाइप्स, अब देखो यहाँ बीट्स है, फंडामेंटल नोड्स ऑफ हार्मोनिक, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आ गई, तो इसके साथ ही ये वाला कंप्लीट हो जाता है। होप आपको समझ आ गया होगा कि अब हम किस तरह से अप्रोच करेंगे। अब देखो गाइज, मैंने आपको बोला जो अप्रोच मैं बता रहा हूँ, अगर इस अप्रोच से पढ़ोगे गाइज, आपके पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 15 चैप्टर्स हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइज कि आपके पास नियर अबाउट अगर देखोगे, पढ़ना चाहते हो अच्छी तरह से, जो पढ़ना चाहता है 3 to 4 आवर्स रख लो एक चैप्टर के लिए, तो 60 आवर्स में आप कंप्लीट कर लोगे चैप्टर, 60 घंटे में। इससे ज़्यादा जो टाइम दोगे तो ऐसा लगेगा वो आप थोड़ा सा वो दूसरा टाइप का काम कर रहे हो, करे ना, मतलब बिल्कुल घुसे गए, पता नहीं चल रहा है। तो मोस्ट प्रॉबली क्या है, आपको 60 घंटे की स्मार्ट स्टडी करनी है। और इन 60 घंटे में जैसे आपने चैप्टर उठाया, ये जो 60 आवर आप डिवोट करोगे, ये क्वालिटी होने चाहिए, क्वालिटी वाले, ओके। और इसके साथ आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये वाला काम जब आपका हो जाएगा, उसके बाद फेज सेकंड होता है जो प्रैक्टिस का। गाइस अब वो आप मुझ पे छोड़ दो, मैं एमसीक्यू सीरीज जो करवा रहा हूं, उस एमसीक्यू सीरीज को फॉलो करो, ठीक है। फॉलो करोगे, उस एमसीक्यू सीरीज को आप फॉलो करोगे और आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। बस ये 60 घंटे आपने पढ़ने हैं। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ बताया, टोटल हमारे पास अगर 60 मतलब 120 आवर्स, अगर सपोज करो एक बच्चा अगर यही 60 घंटे आपको, अगर 60 घंटे यहाँ लगेंगे, 60 घंटे आपको वहाँ लगेंगे, ओके गाइस।
तो देखो, लेकिन ये पढ़ना सही है, ये एक ही बार है, वन टाइम है, 120 आवर्स आपने टोटल फिजिक्स में लगा लिए, 120 घंटे। अगर एक बच्चा 10 घंटे भी दिन को बैठ सकता है, सपोज करो, अब वन टाइम ही नहीं हो रहा है, आपने अगर आज फिजिक्स के 2 चैप्टर कर दिए तो ठीक है, म्यूट हो जाओ किसी दूसरे सब्जेक्ट पे, मैथ पे म्यूट हो जाओ, आप केमिस्ट्री पे म्यूट हो सकते हो, या और कोई जीके का कोई पोर्शन है वहाँ म्यूट होगा। थोड़ी देर के बाद फिर 2-3 घंटे लगा दे, तो मतलब अगर 1 से 2-3 चैप्टर भी आप 2 से 3 चैप्टर मतलब 2 से 3 के बीच में आप रेंज रखो, 2 से 3 चैप्टर अगर आप डेली के करते हो, मोस्ट प्रॉब्ली आपको 15-30 चैप्टर हैं, तो आपका 15 डेज में यू विल कंप्लीट फिजिक्स। ठीक है ना। इसी तरह से अगर साथ में दूसरा कोई सब्जेक्ट 15 दिन में वही हो गया, मतलब 20 डेज में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो, अगर आप एक स्मार्ट अप्रोच से पढ़ोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। होप वीडियो अच्छी लगेगी और आप मुझे बताइएगा। मैं अब आपको जो अपना फिजिक्स का पार्ट 2 लाऊंगा। ठीक है, सिलेबस डिस्कशन ऑफ 12th पोर्शन। देखो, मैंने बिल्कुल माइक्रो लेवल चीज़ें बोली है, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है और किस हद तक पढ़ना है। ठीक है, तो सी यू इन द